नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया, इसके आधार क्या थे। जब संविधान का मसौदा संविधान समिति द्वारा तैयार कर लिया गया तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को इस पर विचार करने के लिए दिया गया। तो बी.एन. राव ने जो उसमें से मसौदा तैयार किया उसको इन्होंने प्रारूप समिति को संस्तुति के लिए दिया। तो जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो उन्होंने उसमें नीति निर्देशक तत्वों को भी स्वीकार किया। तो बी.एन. राव ने नीति निर्देशक तत्वों में दो बातों पर विशेष गौर किया जो कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों से संबंधित थे। ये दो बातें क्या थी। पहली बात है जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, व्यक्तियों के अधिकार, इसको दो भागों में बांटा जाए, एक न्यायोचित एक गैर न्यायोचित। न्यायोचित दूसरा गैर न्यायोचित। दूसरा गैर न्यायोचित। तो ये न्यायोचित और गैर न्यायोचित क्यों किया गया, इसलिए किया गया जो न्यायोचित बातें हैं उसको भाग 3 के मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। इस आधार पर यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। लेकिन जो गैर न्यायोचित बातें हैं जिसको नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया, उसके लिए व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो भारत के पास जो धन संपदा थी उसकी कमी थी और भारत का पिछड़ापन इसका मुख्य आधार था कि यदि इन दोनों को न्यायोचित कर दिया जाएगा तो व्यक्तियों की जो मांगे होंगी बार बार उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो गैर न्यायोचित बातें हैं इसको राज्य के ऊपर निर्धारित कर दिया गया और राज्य को आदेश दिया गया कि वह जिस प्रकार से भारत की जनता या भारत के नागरिक हैं उनमें जो लोग पिछड़े हैं या किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन करने में असहाय हैं, उनकी मदद करने में या उनको रोजगार देने में, किसी प्रकार की सहायता करने में राज्य मदद करेगा। इसका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश राज्य में कोई समस्या या कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कमी हो जाए तो वह किसी भी प्रकार की अपनी योजनाओं परियोजनाओं को कम या ज्यादा कर सकता है। इसलिए क्या किया गया, तो जो गैर न्यायोचित बातें हैं इनको नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कर लिया गया ताकि कि व्यक्ति इसके लिए यदि राज्य के पास व्यवस्था होगी तो व्यक्तियों को प्रदान करेगा, यदि नहीं होगी संयोग से तो वह अपनी व्यवस्थाओं को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन न्यायालय के पास नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इनके आधार पर हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षाओं में कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। लेकिन एक और याद रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं लोक कल्याणकारी राज्य की भावना नीति निर्देशक तत्वों में ही निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की भावना लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर राज्य द्वारा व्यक्तियों के जो कम से कम जीवन यापन सुविधाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कम से कम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत, तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इसे लोक कल्याणकारी कहा गया है।
अब हम देखेंगे इसको कहां से लिया गया। तो 1937 के आयरलैंड संविधान, 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसमें 3 बातों को सम्मिलित किया गया है। समाजवादी तत्व, समाजवादी तत्व जो प्रत्येक व्यक्ति जो एक समाज में निवास करता है सबके हित में हो, इसे 38, 39, 41, 42 और 43 में सम्मिलित किया गया। गांधीवादी जो पंचायतें हैं, याद रखिएगा वो गांधीवादी विचारधारा पर, और विकेंद्रीकरण, शब्द याद रखिएगा किस पे आधारित है, विकेंद्रीकरण। तो जो पंचायतें हैं ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण में होता है यदि शक्तियां या संसाधन जब कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में सीमित हो जाता है तो उसे बोलते हैं केंद्रीकरण, और जब शक्तियां या सार्वजनिक हित अधिक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में सम्मिलित कर लिया जाए या अधिक से अधिक लोगों का सुख हो तो उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में कई लोग मिलकर के कार्य करते हैं, जिस प्रकार से कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है और जगह जगह पर सब कार्य समय से संपन्न कर लिए जाते हैं। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। जैसे ग्राम पंचायतें जो स्वायत्त शासन है, ग्राम पंचायतों का विकास करना क्षेत्र पंचायत का काम है और क्षेत्र पंचायत स्तर पर ग्रामों का विकास होता है। इसमें केंद्र स्तर से भी मदद किया जा सकता है, लेकिन इसमें विकास मुख्यतः क्षेत्र पंचायत स्तर से ही किया जाता है। आगे देखेंगे हम। और उदार बौद्धिक जो हमारे संविधान निर्माता थे उसमें कुछ उनके उदार विचारों को भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक, ये सारी चीजें इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 बातों को किसमें सम्मिलित किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। समाजवादी तत्व, गांधीवादी तत्व और उदार बौद्धिक तत्व। अब हम देखेंगे अनुच्छेद। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 है राज्य की परिभाषा। इसके पहले मूल अधिकारों में भी राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो आप इसकी परिभाषा को आप मूल अधिकारों में देख सकते हैं। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, हमारी संसद सरकार जो भी है, केंद्रीय विधानमंडल, राज्य स्तरीय विधानमंडल आदि किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। इस भाग को लागू करना राज्य का एक कर्तव्य होगा कि जो भी चीजें नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है उसे लागू करे। याद रखिएगा, इस बात को कह दिया गया है। अभी हमने इसके पहले बताया कि राज्य का एक कर्तव्य है कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको सुविधाएं, कम से कम सुविधाएं उनको जरूर उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से राज्य को आदेश दे दिया गया है कि जो चीजें नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं इनको लागू कराएं। आगे लोक कल्याण की अभिवृद्धि, इसको हम याद कैसे करेंगे। अब देखिए 36, 37 है राज्य की परिभाषा। तो 36 हो गया राज्य की परिभाषा, 37 हो गया राज्य से लागू करें। यानी राज्य की परिभाषा में जो सम्मिलित हैं वही इसको लागू करें। 37 हो गया, यानी 36 में जो सम्मिलित हैं 37 में वही से लागू करें। अब जब लागू कर दिए तो लागू करने के लिए कुछ लोक कल्याण भी होना चाहिए। लागू करने से तात्पर्य नहीं है, कुछ लोक कल्याण भी होना चाहिए। जो भारत की समस्त जनता है उसमें समस्त लोगों को देखते हुए जो भी पिछड़े लोग हैं या मध्यम वर्ग के हैं उनको ध्यान में रखते हुए यानी सबके कल्याण की बातें की जानी चाहिए। तो राज्य हो गया परिभाषा, राज्य से लागू करेगा, लागू करने के बाद क्या करेगा, इनका कल्याण करेगा। ठीक, इस प्रकार से कल्याणकारी भावना। अब कल्याणकारी भावना कई है। अब इसमें 39A में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा, इस चीज को प्रस्तावना में भी सम्मिलित किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता नहीं। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, छोटी परीक्षाओं से लेकर के IAS स्तर तक की परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, न्याय। याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो प्रस्तावना में भी इस बात को कहा गया है और नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात को कहा गया है कि राज्य ऐसा कदम उठाएगा कि हर व्यक्तियों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उन्हें प्रदान करेगा। आगे असमानता में कमी। अब जब न्याय की बात हो गई तो अब असमानता भी न हो, सब लोग क्या रहे, सब लोग समान से रहे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव प्रक्रिया इस प्रकार से न किया जाए किसी भी स्तर पर, यानी सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया।
39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व, यानी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नीति तत्व क्या है? जैसे शिक्षा, आर्थिक सहायता, या जो भी बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, उनके लिए कुछ मदद, इस प्रकार से राज्य सरकारें कर सकती हैं। जैसे 39 फर्स्ट है, प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करेगा। प्रत्येक जो भी भारत के पुरुष या महिला हैं, काम करने के इच्छुक हैं, उनको राज्य का यह कर्तव्य होगा कि काम कराने के अवसर और उस प्रकार की दशाएं वो जरूर उपलब्ध कराएं। आगे 39 सेकंड, निःशुल्क विधिक सहायता। अब आप देखिए यहाँ, जब हमको काम मिल गया तो काम हम करेंगे तो कई लोग एक साथ करेंगे, जब कई लोग एक साथ काम करेंगे तो आपस में वाद विवाद हो सकता है, इसलिए न्यायालय के पास जाना पड़ सकता है। तो अब इसमें अक्सर करके जो बहुत दुर्बल वर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखा गया है। तो उनके पास इतनी धन कहां से होगा, इतना धन कहां से होगा कि वो अधिक से अधिक पैसा कानूनी लड़ाई लड़ने में खर्च कर सके, इसलिए क्या कर दिया गया निःशुल्क विधिक सहायता। यानी इसी के अंतर्गत 39 के अंतर्गत अनुसूचित नीति तत्व में राज्य व्यवस्था कर रही है कि प्रत्येक राज्य को क्या करना है, प्रत्येक महिला और पुरुष को रोजगार देगा, रोजगार देने के बाद निःशुल्क विधिक सहायता देगा। ठीक, अब अधिक से अधिक सार्वजनिक हित, अधिक से अधिक यानी इस प्रकार से कदम उठाएगा कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक हित हो, यानी जो धन का संचय है वो कम से अधिक व्यक्तियों के हाथों में जाए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों का सुख हो सके। आगे केंद्रीकरण न हो, इसके पहले जो हम बताएं केंद्रीकरण न हो अर्थात विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि जो भी धन है या किसी प्रकार के कार्य हैं वो अधिक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में सौंपे जाए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में सौंपे जाने से अधिक से अधिक लोगों को उससे लाभ होगा, और तो अधिक से अधिक लोगों का लाभ होगा तो अधिक से अधिक लोगों का जो है सार्वजनिक हित होगा। इस प्रकार से आगे समान कार्य के लिए अब 39(5) में कह दिया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। सारी चीजें याद रखिएगा 39 से ही है, 39 राज्य द्वारा नीति तत्व है। समान कार्य, जब महिला पुरुष को समान रूप से रोजगार दिया जा रहा है तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक, इस चीज को इसमें ही कह दिया गया। अब आगे है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और इसी के आधार पर भाग 9 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई और 73वां संविधान संशोधन 1993 में होगा, जो कि ग्राम पंचायतों में विशेष प्रकार से प्रावधान किए गए। आगे देखेंगे 41, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, सभी दशाओं में नहीं, कुछ दशाओं में। कुछ दशाएं ऐसी हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, या स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा कराने के लिए उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, कोई वृद्ध हैं, चलने में असमर्थ हैं, या उनका वही अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार से कुछ दशाओं में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनको लोक सहायता जरूर उपलब्ध कराए, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो, आर्थिक सहायता हो, स्वास्थ्य सहायता हो, आदि कोई भी सहायता हो, यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य उनको सुविधा जरूर उपलब्ध कराए। 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। अब देखिए काम मिल गया, यहां था कुछ दशाओं में लोक सहायता, तो इधर हम देखेंगे 39 से लेकर के पूरा 39(5) तक एक प्रकार की प्रक्रियाएं थी, और यहाँ 36, 37, 38 तक एक प्रक्रिया थी राज्य की परिभाषा। तो राज्य इसे लागू करे, राज्य कौन है परिभाषा बता दिया गया, वही इसे लागू करेगा। जब लागू कर देगा तो लोगों को कल्याण की बात करेगा, लागू करने के बाद क्या करेगा, लोगों के कल्याण की बात करेगा। इन चीजों को अगर हम 2 बार 3 बार अगर हम बार बार पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ, किस आधार पर किया गया, तो कभी भूलेगा नहीं। लेकिन यदि हम आपको ये कह दें कि एक बार पढ़ लीजिए आप याद हो जाएगा, तो ये सब झूठी बातें हैं। आपको कम से कम जो चीज आप पढ़ते हैं उसको सोचिए, यदि ऐसा है तो क्यों है। आप हमेशा जब अपना ध्यान केंद्रित करके इसको सोचेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको परास्त कर सकती है, क्योंकि सबसे विकसित दिमाग मनुष्य का ही है। यदि मनुष्य चाहे तो हर कोई असंभव कार्य को संभव कर सकता है, जैसा आप लोगों के सामने भी होते हुए पाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप चाहें यदि बार बार इसको अभ्यास कीजिए, नोट बना लीजिए, कैसे तैयार नहीं होगा आपका,
तैयार होना तय है, लेकिन इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, अब काम की न्याय संगत और मानव की दशाएं, यानी काम तो मिल गया लेकिन न्याय संगत हो, अन्याय नहीं। जैसे काम के घंटे भी हो तो काम के घंटे समय से हो, ये नहीं कि ज्यादा हो जाए, पुरुष महिलाओं को एक प्रकार। और मानवोचित दशाएं, काम करने की जो दशाएं हैं, ऐसी दशाएं, ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए कि लोगों को कार्य करने में कोई दिक्कत न हो, सब लोग समय से सही से काम कर सकें। प्लस जिस प्रकार से आप देखते हैं दोपहर को लंच की व्यवस्था की जाती है, तो ये सब मानवोचित दशाएं हैं कि एक अनुसार, एक नियम के अनुसार उनको काम मिले और आवश्यकता पड़ने पर उनको अवकाश भी दिया जा सके, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तथा प्रसूति सहायता, ये गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसूति सहायता की बात की गई है अनुच्छेद 42 में। अब देखेंगे अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब यहां था काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। अब काम उनको मिल गया, कैसा न्याय संगत, अब उनको क्या मिलना चाहिए, उनको मजदूरी भी मिलना चाहिए। जब वो काम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, उनको मजदूरी मिलेगा। तो आप 42 में काम किए, 43 में उनको मजदूरी मिल गया। 42 में काम किए, 43 में उनको मजदूरी भी मिलेगा। मजदूरी कहां से उनको मिलेगा, इसके लिए राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योग स्थापित करेगा। कुटीर उद्योग जो कि महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। प्लस मनरेगा जो 2006 में लाया गया, मनरेगा जो 2006 में लाया गया, ये भी अनुच्छेद 43 के तहत ही लाया गया। आगे 43A, कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदार बनाना। अब यहां देखिए 42 में था काम की न्याय संगत दशाएं मिल गई, अब वो मजदूरी मांग रहे हैं। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं पहले तो अपनी दशा मांगे, हमको दशाएं कैसी मिले, अच्छी दशाएं मिले। अब जब अच्छी दशा मिल गई तो मजदूरी मांग करने लगे कि हमको मजदूरी भी चाहिए, दशाएं अच्छी मिली, अब क्या चाहिए, अब मजदूरी चाहिए। और जब मजदूरी मिल गई, अब देखिए अब बैठने का जगह पाए हैं, अब वो पांव पसारने लगे। पांव पसारने का मतलब है राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जो व्यक्ति हैं, जो कर्मकार हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको प्रबंधन में भी भागीदार बनाया जाए। ठीक, यानी कि अब उनको प्रबंधन में भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि उनको काम मिल गया, मजदूरी मिल गई, अब प्रबंधन में भी उनको क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति तभी अच्छा प्रबंधन का कार्य कर सकता है यदि वह कार्यों को किया हो। जब तक व्यक्ति उस कार्य को करने का अनुभवी नहीं होगा तब तक उन कार्यों को अच्छे से वो नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान लेकर के या बाहर किसी से सुन करके किसी अच्छे कार्य को नहीं कर सकता जब तक उस कार्य में खुद पला बढ़ा न हो। ठीक इस प्रकार से कहा गया है कि कर्मचारियों को भी प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। 42 से ऐसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आगे समान सिविल संहिता। अब देखिएगा यहाँ से दूसरे प्रकार के क्वेश्चन उठ गए 43 तक। तो 42-43 एक प्रकार से था न्याय संगत दशाएं मिल गई, अब मजदूरी चाहिए तो मजदूरी मिल गई। मजदूरी कहाँ से मिलेगी, मनरेगा और कुटीर उद्योगों से। अब क्या, अब प्रबंधन में भागीदार बनना है, ये बातें हो गई। अब हम 44वां देखेंगे समान सिविल संहिता। भारत जैसे विविधता वाले देशों में अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। तो ये कहा गया जो भी व्यक्ति हैं भारत के निवासी हैं सबके लिए एक समान कानून हो, यानी हर व्यक्ति सभी पंथ के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या हो, एक ही प्रकार का कानून हो। जो कानून हो लागू हो वो सब पर एक समान रूप से लागू हो। ठीक इस प्रकार से कह दिया गया है कि भारत में चाहे जिस संप्रदाय के लोग हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हैं, सबके लिए क्या होगा, एक समान कानून लागू होगा। लेकिन आप देखेंगे राज्य तो यह कार्य करता है, लेकिन अनेक संप्रदायों के लिए कुछ अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हैं और जगह जगह पर वाद विवाद होते रहते हैं। तो भारत विविधताओं वाला देश है, थोड़ी बहुत तो समस्याएं हल्का फुल्का हो ही सकती हैं, लेकिन संविधान में कहा गया है कि सबके लिए एक समान लागू होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। अब देखिए 45 है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो 82वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के पहले जो शिक्षा का अधिकार था 1 से लेकर के 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा, 1 से लेकर के 14 वर्ष, यानी 1 से लेकर के 8 तक। कहां तक, 1 से लेकर के 8 तक जो प्राथमिक शिक्षा था, जो प्राथमिक शिक्षा था इसे कहां सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 45 में था। तो यहां क्या होने लगा, यदि किसी भी बच्चे को जिसके माता पिता या अभिभावक दुर्भाग्यवश नहीं है
यदि उसको बचपन में शिक्षा न मिल पाए तो बड़ा होकर के वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के क्या कर सकता है? कुछ नहीं। उसे शिक्षा तो मिल नहीं सकती, यदि वो अनपढ़ रह जाए शिक्षा तो मिल नहीं सकती। इन सारी चीजों में सरकार के सामने बहुत से मामले ऐसे उठ करके आए जिससे चिंता का विषय बन गया। तो यह निर्णय निकाला गया कि यदि शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया जाए या मूल अधिकार में रख दिया जाए, तो यदि किसी बच्चे का जिसके माता पिता अभिभावक में से कोई नहीं है, यदि वो पढ़ना चाहता है और जो भी उसके गार्जियन हैं कोई भी हो, यदि उसको नहीं पढ़ाना चाहते, चाहे माता पिता ही क्यों न हो, तो उस बच्चे की तरफ से कोई भी उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। क्या करने के लिए? उसकी शिक्षा की मांग करने के लिए कि बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये कब संभव है? जब भाग 3 में मूल अधिकार में रखा जाए तब संभव है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो नीति निषेध तत्वों में बातें सम्मिलित हैं वह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनके आधार पर हम उच्चतम न्यायालय के पास नहीं जा सकते। इसलिए क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा है उसे ला करके अनुच्छेद 21 यानी भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 21 मिला करके रख दिया गया। ठीक, क्यों रख दिया गया? ताकि छोटे बच्चे जो भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि उनके अभिभावक या गार्जियन महोदय सक्षम है तो उनकी शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं। और इसको मूल कर्तव्य, आगे पढ़ेंगे आप, भाग 4 के मूल कर्तव्य में भी रखा गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार से अब इसमें क्या रह गया है? अब इसमें रह गया है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। क्या रह गया है? 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था या देखरेख कौन करेगा? राज्य का एक कर्तव्य होगा कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी आधार पर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं संचालित किए जा रहे हैं ताकि बच्चों का विकास बचपन से ही हो सके, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। और उसके बाद 6 से लेकर के कहां सम्मिलित कर दिया गया? मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति। भारत में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति समान रूप से शिक्षा या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं या आर्थिक रूप से बहुत उनकी स्थिति दयनीय है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा और अर्थात धन से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कम से कम जरूर उपलब्ध कराए। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब देखेंगे 47 पोषाहार, लोक स्वास्थ्य और जीवन स्तर। क्या क्या बातें कह दी गई? पोषाहार यानी जो भी वंचित वर्ग हैं उनको विशेष रूप से बच्चों या महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चों को पोषाहार, ऐसा स्वास्थ्य पोषाहार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, उनका जीवन स्तर सही हो। दूसरी चीज जो मादक पदार्थ है, इसी ध्यान रखिएगा 47 के तहत जो मादक पदार्थ हैं, ऐसे मादक पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उस पर रोक लगा दिया गया कि जो भी ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये सारी चीजें कहाँ कही गई? 47 में कही गई। ठीक है कि पोषाहार, अच्छा खान पान की व्यवस्था, जो कम से कम वंचित लोग हैं उनके तक पहुंच सके, प्लस लोक स्वास्थ्य, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यदि कोई ऐसी दवाएं विकसित हो गई या किसी भी प्रकार का प्रदूषण पैदा हो गया जिससे लोगों को स्वास्थ्य पर नुकसान हो रहा है, जिसको रोक लगाई जा सकती है, तो इस प्रकार से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो प्रयास करे। आगे है 48 कृषि और पशुपालन। तो राज्य का एक कर्तव्य होगा कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जैसे उच्चतम नस्ल की गायें, उच्चतम नस्ल की दुधारी पशुओं को, राज्य का एक कर्तव्य होगा कि उच्चतम नस्ल की दुधारी पशुओं को बढ़ावा दे, लोगों को उपलब्ध कराए ताकि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो सके, जिससे अधिक से अधिक लोगों का जीवन यापन उस दूध के आधार पर संचालित हो सके। तो राज्य का एक कर्तव्य है कि अच्छे नस्ल की पशुओं को उपलब्ध कराए, प्लस कृषि के क्षेत्र में अच्छे औजारों का, जिससे खेतों में अच्छी पैदावार हो सके, अच्छे मशीनरी यंत्र को उपलब्ध कराने का किसका कर्तव्य होगा? राज्य का एक कर्तव्य होगा कि मतलब कृषि संबंधित सारी व्यवस्थाएं और पशुपालन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं किसानों के लिए या जो भी पशुपालन करने वाले हैं उनके लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। 48 से है वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा। राज्य का एक कर्तव्य है कि वन्य जीव जो भी संसद द्वारा
जो भी हमारे संसद द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि इन जीवों की हत्या पर रोक लगाया जाए, और तथा पर्यावरण, जो भी पर्यावरण को नुकसानदेह पदार्थ हैं जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है, तो ऐसी चीजों पर रोक लगा दिया जाए तथा वन्य जीवों की हत्या न की जाए और उस पर रोक लगाया जाए। उनका जो है गलत तरीके से जो भी दुरुपयोग हो रहा है, वन्य जीवों को गलत तरीके से मारा जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। ये राज्य का कर्तव्य है कि ये व्यवस्थाएं वो उपलब्ध कराए। इस प्रकार से आप देखते हैं जो वन्य जीव विहार इस प्रकार से बन गए हैं या जैव विविधता संरक्षण केंद्र बन गए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं राज्य का कर्तव्य है कि ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। 49 में है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो वन्य जीव तथा पर्यावरण की सुरक्षा है, इसको मूल कर्तव्यों में भी सम्मिलित किया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो 48 है वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा, यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, लेकिन जो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जो चीजें उपलब्ध हैं उसमें खुद व्यक्तियों का, खुद भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव की रक्षा करेगा। इसमें राज्य का ये दायित्व है, राज्य का ये कर्तव्य कि ऐसा कदम उठाएगा। 49 है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण। संसद ने जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, कोई भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाल किला, ताजमहल, ऐसी सारी चीजें जो भी भारत में है पर्यावरण की दृष्टि से या राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से, उसकी सुरक्षा का दायित्व किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो राज्य सरकार खुद नहीं करती है, लेकिन उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के माध्यम से उसका संरक्षण किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, ताकि भविष्य में उसको पुनः जीवंत रूप में बनाया जा सके। आगे है 49-50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अर्थात जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका हमारी मंत्रिपरिषद होती है, जो न्यायपालिका है वो न्यायालय होती है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो न्यायपालिका का काम है जो भी वो नीतियां बना देगी उसी के अनुसार कार्यपालिका को चलना है, लेकिन यदि दोनों को हम मिला दें तो कोई नीतियां ऐसी नहीं बन पाएंगी जो दोनों के मतलब दोनों से अलग न हो। तो यदि दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या आ जाएंगी? दोनों की बातें मिल जाएंगी। तो जब दोनों की बातें मिल जाएंगी तो सही से कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कर दिया गया? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया कि न्यायपालिका जो भी अपनी नीतियां बनाएगी, कार्यपालिका उसी आधार पर अपने कार्यों को करेगी, या कार्यपालिका जो भी कार्य करे वो बिना न्यायपालिका के हस्तक्षेप की, यानी दोनों अपने कार्यों के लिए क्या है? आजाद है, अपने कार्यों को करने के लिए आजाद है। लेकिन यदि कोई भी कार्यपालिका ऐसा गलत कदम उठा रही है तो आगे न्यायालय द्वारा उसकी पुनर्परीक्षण किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसीलिए क्या कर दिया गया? पहले से ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। आगे देखेंगे अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो राज्य का या हमारे देश का यह कर्तव्य है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, वैदेशिक मामले, समझौते आदि हैं ये वो करेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी देश से कोई व्यापार करना है, कोई संधि करना है, कोई समझौता करना है, तो किसके तहत होता है? ये अनुच्छेद 51 के तहत होता है। तो ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा कदम वो उठाएगा कि किसी भी राज्य से संधि करना हो या समझौता करना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया करना हो जिससे एक हमारे देश का माहौल शांत बना रहे, तो ऐसा कदम राज्य उठाएगा। ये अनुच्छेद 51 में कह दिया गया है। तो इस प्रकार से निर्देश समाप्त हो गए। हम अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि आप कोई चीज, जितने भी लोग आज तक जानकार हुए या ज्ञाता हुए या ज्यादा जानने वाले लोग हुए, उन लोगों ने किसी भी चीज को एक बार नहीं पढ़ा। आप इस बात पे मत जाइएगा कि एक बार पढ़ने से हर चीज संभव है, नहीं। आप बार बार अभ्यास कीजिए। आपका दिमाग कितना ही कमजोर क्यों ना हो, ये सिर्फ आप महसूस करते हैं, किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता, ठीक? तो सिर्फ आप महसूस करते हैं। आप बार बार अभ्यास कीजिए, आप खुद पाएंगे अपने आप को कि आप 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे सारी चीजें आपको दिखेंगी। आप इसमें एकदम डूब जाइए। आप जिस चीज को पढ़िए उसमें एकदम डूब जाइए, आपका ध्यान कहीं और न हो। नहीं तो आप कितना पढ़ेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप जब इसको पढ़िए तो जहां 10 मिनट लगता है वहां आप 20 मिनट पढ़िए, 30 मिनट में पढ़िए, यानी अधिक समय दीजिए, उसको सोच करके पढ़िए। ये चीजें हैं तो क्यों हैं, लाई गई तो क्यों लाई गई। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर गारंटी है कि आपको नहीं भूलेगा, कोई चीज नहीं भूलेगा, ठीक? कोई चीज
कठिन नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते, कोई चीज असंभव नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उसको अभ्यास कीजिए, चाहे जो सब्जेक्ट हो जिसमें आप अपने आप को कमजोर समझते हैं उससे भागिए मत, आप बार बार उस पर लगे रहिए, अभ्यास कीजिए बार बार। सारी चीजें ऐसा आएगा कि आपके सामने दिखने लगेंगी, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट में 100 प्रश्न है, अगर आपने एक प्रश्न को पढ़ दिया तो कितना बच गए, 99 बच गए, 2 को पढ़ दिया तो 98 बच गए, नहीं अब आपको 100 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो चीज आप पढ़ देंगे वो आपका कम होगा। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि अभी तो बहुत ज्यादा है तो कुछ नहीं होगा और समय धीरे धीरे बीतता चला जाएगा, क्योंकि समय रुकता नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।